हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई क्रिमिनल केस में या कोई चालान एक्ट में कोई व्यक्ति, कोई मुलजिम यानी कि अक्यूज्ड आपके धोखे से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अपनी ज़मानत के लिए लगा दे और आपको पता भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या लायबिलिटी बनती है और आपका क्या डिफेंस बनता है। तो दोस्तों, अंडर सेक्शन 446 ऑफ सीआरपीसी के तहत इसका प्रावधान किया गया है कि अगर आरोपी अदालत में हाजिर ना हो जमानत लेने के बाद, तो उसमें श्योरिटी की क्या लायबिलिटी बनती है और उसको जो है उसका जो श्योरिटी बॉन्ड है उसको गवर्नमेंट के फेवर में फॉरफिट कैसे किया जा सकता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने ज़मानत पर एक वीडियो बनाई थी, यानी कि जब हम किसी की ज़मानत देते हैं किसी क्रिमिनल केस में तो हमारी क्या क्या लायबिलिटीज़ होती हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगा ताकि आपको पूरी बात समझ आए। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में अपनी ज़मानत के लिए पेश कर दे आपकी बिना अनुमति के, आपकी बिना उपस्थिति के, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि किसी भी क्रिमिनल केस में, चाहे वो आईपीसी का केस हो, चाहे वो कोई चालान एक्ट का केस हो या किसी भी अन्य क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग्स का केस हो, ऐसे में जब आरोपी की ज़मानत दी जाती है कोर्ट में तो वहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड भरे जाते हैं, यानी कि बेल बॉन्ड भरे जाते हैं और उसके बेल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए जो जमानती होता है उसको अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ लगाना होता है या गाड़ी की आरसी साथ में लगानी होती है। मोटरसाइकिल की आरसी भी अगर जो है राशि उसकी कम है तो वो भी लगा सकते हैं। तो अगर दोस्तों कोई व्यक्ति आपके बिना पूछे आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कहीं से मैनेज करके फ्रॉडुलेंटली और वो जमानत में के लिए लगा दे और आपको पता ना हो और उसके बाद वो आरोपी जो कोर्ट की तारीखें हैं उन पर पेश नहीं होता है, तो ऐसे में आपकी क्या लायबिलिटी बनती है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला जो है अभी हाल ही में हरियाणा के कैथल में सामने आया है कि एक व्यक्ति ने जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत ऐसे ही जो फर्जी कागजात किसी व्यक्ति के ज़मीन के लगा दिए और जो आधार कार्ड और जो फोटोग्राफ थी वो किसी और व्यक्ति की थी, तो ऐसे उसने जो है फ्रॉडुलेंट वे में कोर्ट से ज़मानत ले ली और उसके बाद वो फरार हो गया। उसके बाद वो जो है कोर्ट में जो पेशी होती है उस पर हाजिर नहीं हुआ। तो दोस्तों, उनके जो आरोपी है उसके बेलेबल वारंट हुए, नॉन बेलेबल वारंट हुए और उसके साथ साथ जो दो चीज़ें होती हैं जब हम किसी की ज़मानत देते हैं, एक ज़मानती होता है, एक शिनाख्ती होता है। एक ज़मानत जो देता है उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड होता है, फ़ोटोग्राफ होती है, कंप्यूटर के सामने भी उसकी फ़ोटोग्राफ क्लिक की जाती है और उसके साथ साथ जो है जो श्योरिटी की राशि की जो डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर्टी का वो भी साथ में लगाना होता है। और एक शिनाख्ती होता है। शिनाख्ती का मतलब आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफाई करता है। जैसे आपने कोर्टों में देखा होगा कि जो नंबरदार होते हैं वो मुलजिम को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका रोज़ का काम होता है ये आइडेंटिफाई करना, उनकी ड्यूटी है और वो उसके लिए जो है पैसे वसूल करते हैं। तो इसमें दो होते हैं, एक जो है जमानती और दूसरा शिनाख्ती। तो जिस केस की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, उसमें जो शिनाख्ती था उसकी डेथ हो गई थी और जो जमानती था, जब इनको नोटिस भेजा कोर्ट ने
अंडर सेक्शन 446 CRPC कि क्यों ना जो है आपकी ज़मानत की जो राशि है इसमें वो फॉरफिट कर ली जाए, उसको जो है गवर्नमेंट के पक्ष में फॉरफिट कर लिया जाए। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है जो जमानती दिखाया हुआ था फर्जी तौर पे, वो कोर्ट में हाजिर होता है और वो कहता है कि उसकी ज़मीन के पेपर हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी प्रॉपर्टी के, वो तो उसी व्यक्ति के हैं, उसी के हैं, लेकिन जो उसमें आधार कार्ड और जो फ़ोटो लगाई हुई है वो उसकी नहीं है, वो किसी और व्यक्ति की है। और उसने ये तस्दीक किया कोर्ट में आके कि मैंने इस व्यक्ति की कभी ज़मानत नहीं दी, इस व्यक्ति के लिए मैं कभी कोर्ट में ज़मानत के लिए नहीं आया, पता नहीं उसने कैसे मेरे जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैनेज करके फर्जी तरीके से कोर्ट से ज़मानत हासिल कर ली और उसके बाद जो है वो फ़रार हो गया। तो दोस्तों ऐसे में जो है एक एप्लीकेशन लगानी होती है इस तरह के केस में, जो बिना नॉलेज के कोई श्योरिटी डाली जाती है, उसको जो है अपना बचाव करने का मौका दिया जाता है। उसने एप्लीकेशन लगाई कि मेरा इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि मैंने इस व्यक्ति की ज़मानत नहीं दी है। तो उसके बाद दोस्तों जो कोर्ट का जो फैसला होता है आम तौर पर उसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है यानी कि जो संबंधित कोर्ट है उस कोर्ट का जो रीडर होता है वो डायरेक्शन पे, जज साहब की डायरेक्शन पे एक जो है शिकायत भेजते हैं संबंधित पुलिस स्टेशन में और उसमें जो है एक FIR लॉज करने की रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले में इस व्यक्ति के खिलाफ जो फर्जी तरीके से ज़मानत लेकर फ़रार हो गया है उसके खिलाफ जो है 420 का केस दर्ज किया जाए या 468, 469, 470 यानी कि जो फोर्जरी का केस है वो उसके खिलाफ दर्ज किया जाए। तो दोस्तों इस मामले में जो मैं आपको कैथल वाला केस बता रहा था, इस मामले में भी ऐसा ही हुआ और इसका ऑर्डर जो है मैं पढ़ के आपको बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और हमें जाने अनजाने चाहे अनचाहे हमें इन चीज़ों का जो है रोज़मर्रा के जीवन में फेस करना पड़ता है। हम किसी के भरोसे से जो है कोई डॉक्यूमेंट अपना दे देते हैं जिसका वो कभी मिसयूज़ भी कर सकता है। तो कोर्ट ने इस संबंध में क्या कहा है दोस्तों अपने ऑर्डर में कि इन व्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन जो श्योरिटी ने लगाई थी, जिनकी फर्जी तरीके से श्योरिटी वहाँ पे लगाई गई थी, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी एज वेल एज हिज स्टेटमेंट, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी नोटिस बी इशूड टू कंसर्न SHO टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कि जो कंसर्न SHO है उनको नोटिस भेजा जाए ताकि वो इस मामले में अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर सकें एंड इंक्वायर द सेम, और उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करें कि कैसे जो है फर्जी तरीके से कोर्ट में ज़मानत दी गई और जो है वो व्यक्ति ने जो फ्रॉड किया है कोर्ट के साथ उसको जो है ही शुड बी ब्रॉट टू बुक। एंड आगे इसमें लिखा दोस्तों, रीडर ऑफ द कोर्ट इज डायरेक्टेड टू मूव द नेसेसरी कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड SHO टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स, और उन्होंने रीडर को अपने जो है ये डायरेक्शन दी कि आप एक SHO को एक एप्लीकेशन भेजिए ताकि इस केस में प्रॉपर जो है लीगल प्रोसीडिंग शुरू की जाए अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, जिसने भी ये गलत काम किया है, फर्जी तरीके से अपनी जो उसने ज़मानत हासिल की है, एंड अपडेट द कोर्ट रिगार्डिंग द स्टेप्स टेकन इन द सैड मैटर, और कोर्ट को बताएं, अपडेट करें कि इस मामले में आपने क्या कार्रवाई की है ताकि जो है इसमें कोर्ट की तरफ से आगे की डायरेक्शन दी जा सके। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मामले कोर्ट में आते हैं जब जो है फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर, फर्जी आधार कार्ड लगाकर, फर्जी फ़ोटोग्राफ लगाकर जो है कोई भी व्यक्ति कई बार ज़मानत ले लेता है, ज़मानत लेने में सफल हो जाता है और जो है बाद में कोर्ट को पता चलता है जब वो जो अक्यूज़ड होता है वो कोर्ट में पेश नहीं होता, वो फरार हो जाता है और उसके जो है वारंट निकलते हैं उसके गिरफ्तारी के,
तब जाके पता चलता है कि जो जमानत ली गई थी इसके द्वारा वो फ्रॉडुलेंट वे में ली गई थी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ली गई थी। तो इन चीज़ों को जो है जब भी हम किसी की जमानत दें तो वो उसका कोर्ट में जो है प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कोई कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो वो जमानत जो है मान्य नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर के सामने कोर्ट में उसकी जो है फ़ोटोग्राफ क्लिक होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तभी जमानत जो है मान्य होती है।